द इंडो गैंजेटिक प्लेन। अब जो इंडो गैंजेटिक प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, पहले हमने पढ़ा था हिमालयस में, हिमालयस के उनके बारे में, पासिस के बारे में, कहाँ से आना इजी है सेंट्रल एशिया से, कहाँ से सेंट्रल एशिया का रूट इजी है, उन सब के बारे में। कौन कौन से मतलब नेपाल के जो रीजन्स हैं, जो नेपाल कहाँ पे है, फुट हिल्स ऑफ हिमालय में है, और कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ से ट्रेवल करना बहुत मुश्किल है, ये सब पढ़ा था। अब है द इंडो गैंजेटिक प्लेन। अब इंडो गैंजेटिक प्लेन इज इरिगेटेड बाय थ्री इम्पोर्टेंट रिवर्स। तीन इम्पोर्टेंट रिवर से इरिगेट होता है। पहली है गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। This vast plain is most fertile in productivity because of alluvial soil brought by the streams of the rivers and its tributaries. अब ये जो है ना, इनकी जो प्लेन है, ये बहुत फर्टाइल होते हैं और प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सी सॉइल है? एलुवियल सॉइल है, जो स्ट्रीम्स ऑफ रिवर्स और इट्स ट्रिब्यूटरी से डायरेक्ट आती है। पानी के बहाव से ये वाली सॉइल आके वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है। द इंडस रिवर राइजेस बियॉन्ड द हिमालयाज। अब इंडस रिवर्स कहाँ से राइज होती है? हिमालय से। एंड इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज आर द झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज और ब्यास। और इसकी मेजर रिवर्स कौन कौन सी है? झेलम है, चेनाब है, रवि है, सतलुज है और ब्यास है। द पंजाब प्लेन आर बेनिफिटेड बाय द इंडस रिवर सिस्टम। अब जो पंजाब है ना, वो इन रिवर से बेनिफिटेड है, इंडस रिवर सिस्टम से, क्योंकि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज और ब्यास। ये पंजाब में है। अब जब पंजाब में इतना पानी है तो ऑब्वियसली वहाँ की लैंड फर्टाइल होगी। द लिटरल मीनिंग ऑफ पंजाब इज द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स। मतलब पंजाब का मतलब क्या है? जहाँ पे पांच नदियाँ बहती हैं। सिंध इज सिचुएटेड एट द लोअर ऑफ वैली ऑफ द इंडस। सिंध कहाँ पे सिचुएटेड है? लोअर वैली। लोअर वैली किसकी? लोअर वैली, इंडस की लोअर वैली में। द इंडस प्लेन इज नोन एज फॉर इट्स फर्टाइल सॉइल। अब इंडस प्लेन भी क्या, किसके लिए जाना जाता है? फर्टाइल सॉइल के लिए। पहली चीज, वहाँ पे वो जो मोस्ट फर्टाइल और प्रोडक्टिविटी क्यों है इन स्ट्रीम्स पे? क्योंकि एलुवियल सॉइल है। दूसरा, इंडस रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। पंजाब प्लेन क्यों बेनिफिटेड है? क्योंकि यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम की वजह से पंजाब बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है। पंजाब का नाम कैसे पड़ा? क्योंकि यहाँ पे फाइव रिवर्स हैं। ठीक है। फिर सिंध कहाँ पे सिचुएटेड है? लोअर वैली ऑफ द इंडस में। और इंडस प्लेन क्या है? मो नॉन किस लिए जाना जाता है इंडस प्लेन सबसे ज़्यादा? उसकी फर्टिलिटी के लिए। The Thar Desert and the Aravalli Hills are situated between in the Indus and the Gangetic Plain. जो थार डेजर्ट है और अरावली हिल्स है ना, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? इंडस में और गेंजेटिक प्लेन्स पे। माउंट आबू इज द हाईएस्ट पॉइंट। माउंट आबू क्या है? हाईएस्ट पॉइंट है। कितना, कितने फीट है? 5650 फीट इन द अरावली हिल्स। माउंट आबू किसका हाईएस्ट पॉइंट है? अरावली हिल्स का। कितने फीट है? 5650 फीट। द गंगा रिवर राइजेस इन द हिमालयस। गंगा रिवर कहाँ पे राइज करती है? हिमालयस में। फ्लोज कहाँ पे करती है? साउथ में एंड टुवर्ड्स द ईस्ट। और कहाँ चली जाती है? ईस्ट में। द रिवर यमुना फ्लोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द गंगा एंड देन जॉइंस इट। जो रिवर यमुना है ना, वो किसके पैरेलल फ्लो करती है? गंगा के। और बाद में जाके उसको ज्वाइन कर लेती है। द एरिया बिटवीन दीज टू रिवर इज कॉल्ड डोब। और जो इन दोनों के बीच का एरिया है उसको क्या कहते हैं? डोब कहते हैं। मीनिंग क्या होता है डोब का? जो लैंड दो रिवर्स के बीच में होती है। अब इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज क्या है गंगा की? गोमती, सरयू, घग्गर और गंडक। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? सोमती, सरयू, घग्गर और गंडक। इन द ईस्ट ऑफ In the east of India, the Ganga's plain merges into plains of Brahmaputra. जो इंडस गंगा है ना, जो ईस्ट इंडिया ना, वहाँ पे जो गंगा प्लेन है वो किसमें मर्ज हो जाता है? प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र में।
एक कहाँ किसके साथ जॉइन हो जाता है, यमुना, और दूसरा ब्रह्मपुत्रा प्लेन में। द रिवर ब्रह्मपुत्रा बियॉन्ड द हिमालयाज फ्लोज फ्रॉम अक्रॉस तिब्बत। बियॉन्ड द हिमालयाज है और कहाँ से क्रॉस करके आए, क्रॉस किसके होती है, तिब्बत के, एंड देन कॉन्टिन्यूस फ्लो थ्रू द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और कहाँ पे फ्लो करती है, किसके कौन से प्लेन्स पे फ्लो करती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। In the plains, it is a vast but a slow moving river forming several islands. ये क्या है, ये जो प्लेन्स है ये वास्ट है और क्या है, स्लो मूविंग रिवर है और बहुत सारे आइलैंड से निकलती है। द इंडो गैंजेटिक प्लेन has contributed to the rise of urban centers, particularly on the river banks or the confluence of river। जो ये गैंजेटिक प्लेन है ना, ये कहाँ से राइज कंट्रीब्यूट कहाँ से करती है, अर्बन सेंटर से, और फिर कहाँ पे, पर्टिकुलरली ऑन द रिवर्स ऑफ बैंक्स, बैंक्स के रिवर पे फ्लो करती है। द हड़प्पन कल्चर फ्लरिश्ड इन द इंडस वैली। अब सबसे पहले हड़प्पन कल्चर कहाँ पे आया था, इंडस वैली में। द वैदिक कल्चर proposed इन द वेस्टर्न गैंजेटिक प्लेन। जो वैदिक कल्चर वो कहाँ पे आया था, वेस्टर्न गैंजेटिक प्लेन्स पे आया था। बनारस, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, पाटलिपुत्रा, ये इंपॉर्टेंट सिटीज थी गैंजेटिक प्लेन की। द पाटलिपुत्रा वाज सिचुएटेड at the confluence of Son River with the Gangetes। अब सॉरी, विद द गंगा। जो पाटलिपुत्र था ये किसके साथ, कहाँ पे सिचुएटेड था, सोन रिवर में, और किस कौन सी नदी के साथ, गंगा के साथ। इन द एंशियंट पीरियड पाटलिपुत्र हैज रिमेन्ड द कैपिटल फॉर द मौर्यस। अब किसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, मौर्यस की, सुनघास की, गुप्तास की, और भी सारे किंगडम्स की थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द गैंजेटिक इज दिल्ली। जो गैंजेटिक प्लेन की सबसे इम्पोर्टेंट वेस्टर्न साइड में कुछ सबसे इम्पोर्टेंट साइड कौन सी थी, दिल्ली। मोस्ट ऑफ द decisive play battles of the Indian history such as कुरुक्षेत्र, तरानी, पानीपत was fought near दिल्ली। ये दिल्ली के पास लड़ी गई हैं बहुत सारी battles। Also, this plain has had also been a source of temptation and attraction for the foreign invaders due to its fertility and productive health। अब यहाँ पे इन्वेजन्स क्यों आते थे, क्यों वो इसकी इसकी इस जगह की ओर अट्रैक्ट होते थे, क्योंकि जो हमारी सॉइल है वो ही लैंड ही इतनी फर्टाइल है और इतनी प्रोडक्टिविटी, इतनी अच्छी हेल्थ थी, तो इसकी वजह से ही वो अट्रैक्ट होते थे कि यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। Important powers fought for the possession of these plains and valleys। अब important powers जो थी, उनके लिए जो लड़ाइयाँ होती थी, उनको अपने लिए लेना, खुद का राज्य संभालने के लिए भी सारी जो बैटल्स होती थी वही इन्हीं प्लेन्स और वैलीज में होती थी, स्पेशली गंगा यमुना डोब पे। प्रूव टू बी द मोस्ट कन्वेक्टेड एंड कंटेस्टेड एरिया। ये सबसे कन्वेटेड और कंटेस्टेड एरिया था। The river in this region served as arteries of commerce and communication। ये आर्टरीज की तरह थी, किसके लिए, कॉमर्स, ट्रेड करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। इन एंशियंट टाइम इट वाज डिफिकल्ट टू मेक रोड्स। ये एंशियंट टाइम पे क्या था, डिफिकल्ट था यहाँ पे रोड्स बनाना। सो मेन एंड मटेरियल वर मूव्ड बाय बोट। और यहाँ पे लोग क्या, कैसे मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, बाय बोटिंग सिस्टम, बाय रिवर। द इम्पोर्टेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर फॉर कम्युनिकेशन कंटिन्यू टिल द डेट्स ऑफ, कब तक चला, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी। फिर नेक्स्ट है द साउदर्न पेनिनसुला। The southern peninsula, the Vindhya and the Satpura mountain along with the Narmada and the Tapti river form the great dividing line between northern and the southern India। जो विंध्या और सतपुरा माउंटेन जो है, इनके साथ कौन कौन सी नदियां बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो डिवाइड करती है नॉर्दर्न और साउदर्न इंडिया को। द प्लेट्यू टू द साउथ ऑफ द विंध्यास माउंटेन इज नोन एज द डेक्कन प्लेट्यू। जो प्लेट्यू है विंध्या के साउथ में, उस प्लेट्यू का क्या नाम है, डेक्कन प्लेट्यू। इट कंसिस्ट ऑफ वॉल्केनिक रॉक।
ये किससे बना है? वॉल्केनिक रॉक विच इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स। ये किससे डिफरेंट है नॉर्दर्न माउंटेन से? एज दीज रॉक्स आर इजियर, ये बहुत इजियर होते हैं कट करने में। वी फाइंड ए नंबर ऑफ रॉक कट monasteries एंड temples इन द डेक्कन। अब क्यों रॉक कट monasteries और temples यहाँ पे हमें मिलते हैं? क्योंकि इजीली है ना कट करना डेक्कन प्लेट्यू में। द डेक्कन प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स। जो डेक्कन प्लेट्यू है ना ये बहुत फ्लैंक्ड है कहाँ पे? ईस्टर्न घाट में और वेस्टर्न घाट्स में। द कोरोमंडल कोस्ट स्टैंड्स बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। ये कहाँ पे लाई करता है? ईस्टर्न घाट पे और कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। द वेस्टर्न घाट्स रन्स अलोंग, वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे है? अरेबियन सी के पास। एंड द लैंड्स बिटवीन, जो लैंड्स है इनके बीच में वो उसको क्या कहते हैं? कोंकण अप टू गोवा एंड बियॉन्ड दैट एज कराना, उससे आगे कराना। द मोस्ट, द साउदर्न मोस्ट पार्ट इज नोन एज मलाबार कोस्ट। जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है उसे क्या कहते हैं? मलाबार कोस्ट। द पास्ट, द पासिस इन द वेस्टर्न घाट्स इज, वेस्टर्न घाट्स में जो पासेस है झुन्नर, कनेरी, करले, लिंक्ड द रूट्स बिटवीन, रूट्स टू द वेस्टर्न पोर्ट्स। ये किससे लिंक है रूट्स? वेस्टर्न पोर्ट से। द डेक्कन प्लेट्यू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। जो ये डेक्कन प्लेट्यू का जो ब्रिज है ना ये किसके साथ लिंक्ड है? नॉर्थ और साउथ इंडिया में। However, dense forest in the Vindhya mountain makes this region isolated from the north. ये क्या करता है? विंध्या माउंटेन्स जो अपने आप को आइसोलेट कर देता है, कहाँ से? नॉर्थ से। The language and culture in the southern peninsula are preserved intact for a long time due to its geographical isolation. लोगों के साथ ना साउथ इंडिया का ना इतना इंटरेक्शन ही नहीं था नॉर्थ इंडिया के साथ, क्योंकि ये क्या करता था? उनको छुपा देता था, आइसोलेट कर देता था विंध्या माउंटेन नॉर्थ में, नॉर्थ से। तो वो क्या, नॉर्थ से जब ये हो गए, इंटैक्ट हो गए, यहाँ पे आपकी कोई भी बात नहीं होने लगी, तो यहाँ पे क्या होगी? आइसोलेशन हो गई। आइसोलेशन की वजह से यहाँ पे जो जियोग्राफिकल फीचर्स थे वो लोगों को पता ही नहीं थे, प्रिजर्व रहने लगे। लैंग्वेज ही नहीं पता थी, कल्चर के बारे में ही नहीं पता था, क्योंकि इंट्रैक्शन ही नहीं है। इन द साउदर्न एंड रिमेन्स द फेमस फाल्गुन पास। यहाँ पे साउदर्न के एंड में फेमस पास है कौन सा? फाल्गुन पास। इट इज द पास पैसेज अक्रॉस द घाट्स फ्रॉम द कावेरी वैली टू द मलाबार कोस्ट। ये जो पैसेज है घाट्स का ये कहाँ से निकलता है? फ्रॉम द कावेरी वैली से लेके मलाबार कोस्ट तक। द फाल्गुन पास वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट फॉर द इंडो रोमन ट्रेड इन द एंशियंट टाइम। जो ये पास है ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट था? इंडो रोमन्स, रोमन्स के लिए एंशियंट टाइम पे। द अनेमुडाई इज द हाईएस्ट पीक इन द साउदर्न पेनिनसुला। अनेमुडाई जो थी वो क्या थी? यहाँ की हाईएस्ट पीक थी। दोदा पीटा इज द अनदर हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट। साउदर्न पेनिनसुला में कौन सी? एनिमोडाई। और वेस्टर्न घाट्स पे कौन से? दोदा पीटा। The eastern Ghats are not very high and had several openings caused by the eastward flow of the rivers in the Bay of Bengal. जो ईस्टर्न घाट्स है ना ये बहुत ज़्यादा हाई थे, ओपनिंग्स जो caused हुई थी ईस्टर्न फ्लो ऑफ द रिवर्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो ओपनिंग्स थी ना ये क्या करती थी? ईस्टवर्ड फ्लो करती थी रिवर्स में इनटू, किस में जाती थी? बे ऑफ बंगाल। द पोर्ट सिटीज ऑफ द अरिकमेड अरी अरिकमेडू, मलप्पुरम, कावेरीपट्टनम आर सिचुएटेड ऑन द कोरामंडल कोस्ट। ये किस पे, कहाँ पे सिचुएटेड थी? कोरामंडल कोस्ट पे। द मेजर रिवर्स ऑफ द साउदर्न पेनिनसुला आर मोस्ट रनिंग पैरेलल। जो ये साउदर्न पेनिनसुला में जो रिवर्स थी ये क्या थी? मोस्ट पैरेलल रनिंग, पैरेलल थी। महानदी इन, महानदी कहाँ पे है? ईस्टर्न एंड ऑफ द पेनिनसुला, ईस्टर्न एंड के पेनिनसुला के। नर्मदा एंड ताप्ती रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ताप्ती और नर्मदा कहाँ से फ्लो करती है? ईस्ट टू वेस्ट। अदर रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी यह कहाँ से फ्लो करती हैं? वेस्ट टू ईस्ट। सिर्फ दो रिवर्स उल्टी फ्लो करती हैं, नर्मदा और ताप्ती, वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट। बाकी कैसे तक फ्लो करती हैं? वेस्ट टू ईस्ट।
नर्मदा एंड ताप्ती ईस्ट टू वेस्ट, बाकी सब वेस्ट टू ईस्ट. These rivers make the plateau into a fertile rice producing soil. ये क्या बनाती हैं, प्लेट्यू को मोस्ट राइस प्रोड्यूस करने के लिए मोस्ट फर्टाइल सॉइल बनाती हैं. थ्रू आउट द हिस्ट्री द रीजन बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा, जो रीजन है कृष्णा और तुंगभद्रा का, इसको रायचूर डोब कहते हैं, रिमेंड ए बोन, ये बोन ऑफ कनेक्शन कंटेंशन बिटवीन द मेजर किंगडम्स ऑफ द साउथ. ये क्या थी, बोन की तरह था. द Deletic plains formed by these two rivers at their mouths became famous under the Satavahanas. ये क्या बहुत फेमस थे कहाँ पे, under the Satavahanas. A number of towns and ports flourished in this plain in the beginning of Christian era. ये जो टाउन्स थे ना, बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड कब हुए हैं, जब क्रिश्चियन एरा इंडिया में स्टार्ट हुआ. The, the Kaveri Delta constitutes a distinct geographical zone in the far south. ये जो कावेरी डेल्टा है, ये क्या था, डिस्ट्रिक्ट जियोग्राफिकल जोन में बहुत ज़्यादा दूर तक था. इट बिकेम द सीट ऑफ चोला पावर. ये कहाँ का वो सीट बना, चोला पावर का. The Kaveri Basin, with its rich tradition, language, culture, has flourished from the ancient time. जो कावेरी बेसिन पे जो रिच ट्रेडिशन था, लैंग्वेज थी, कल्चर था, ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश था. कौन से टाइम से, एंशियंट टाइम से. As the southern peninsula is gifted with a long coastline. ये हमें भगवान ने ही गिफ्टेड किया है एक बहुत अच्छी कोस्ट लाइन के साथ. द पीपल ऑफ दिस रीजन टुक कीन इंटरेस्ट इन द मैरीटाइम एक्टिविटीज. जो ये लोग थे ना, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे मैरीटाइम एक्टिविटीज के लिए. A great deal of the trade and commerce went on through the sea waves from the eastern time, earliest times. ये जो ग्रेट डील ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थी ना, ये बहुत वेंट थ्रू सी वेव्स, बहुत सारे सी वेव्स आती थी इनके वहाँ पे, इस कोस्ट लाइन पे, क्योंकि आज से नहीं आती, बहुत अर्ली टाइम से आती है. इन द ईस्ट मेराइन्स रीच इस कंट्री लाइक, अब ये मेराइन्स कहाँ पे जाती थी, जावा, सुमात्रा, बर्मा एंड कोमल्डिया, कोम्बोडिया, कंबोडिया सॉरी. अपार्ट फ्रॉम ट्रेड, द they spread Indian art, religion and culture in these parts of the world. ये क्या करते थे, स्प्रेड करते थे कहाँ पे, इन सब चीज़ों को, आर्ट एंड कल्चर, रिलीजन, इन सब को, मतलब वहाँ से कोस्ट लाइन से थ्रू बोट्स वगैरह जाते होंगे, तो वहाँ पे इंडियन आर्ट, रिलीजन और कल्चर वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे इन पार्ट्स में वर्ल्ड में. The commercial contacts between South India and Greco-Roman countries flourished along with the cultural relations. ये जो कॉन्टैक्ट्स थे साउथ इंडिया के, ये ग्रीस रोमन कंट्रीज के, ये फ्लरिश्ड करते थे along with cultural relations के. अब इंडिया ए लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अब हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है, ए लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इतनी डाइवर्सिटी के होने के बाद भी, the history of ancient India is interesting because India proved to be a melting pot of numerous races. बहुत सारी races हैं यहाँ पे, बहुत सारी races मिलती हैं, जैसे the pre-Aryans, the Indo-Aryans, the Greeks, the Scythians, Huns, Turks, etc. made India their home. इन्होंने इंडिया को अपना घर बना लिया. Each ethnic group contributed its might to be the making India of Indian culture. इस हर एक ethnic group ने क्या किया, इंडिया को अपना culture बना लिया. All these people mixed up so inextricably with another that at present none of them can be identified in their original form. ये इतने ज़्यादा मिक्सअप हो गए कि इनको अपने, मतलब अब हम इनको अलग नहीं मानते, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी जो है इस यहीं पे ओरिजिनल फॉर्म में बना ली. डिफरेंट कल्चर्स मिंगल्ड विद वन अनदर थ्रू द एजेस. आज से ही नहीं, बहुत एंशियंट टाइम से ही हम यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स एक दूसरे के साथ रहने लगे. मैनी प्री आर्यन द्रविडियन टर्म्स अकर इन वैदिक टेक्स्ट. हमें वैदिक टेक्स्ट में भी ये टर्म्स मिलती हैं. Similarly, many Pali and Sanskrit terms appear in the Sangam literature. अब पाली और संस्कृत की जो टर्म्स है वो हमें कहाँ पे मिली,
संगम लिटरेचर में, सिंस एंशियंट टाइम्स इंडिया has been the land of several religions, बहुत several religions का land है. Ancient India witnessed the birth of Hinduism, Jainism and Buddhism. Ancient India किसका वो है, witnessed है birth of Hinduism का, Jainism का और Buddhism का. But all these cultures and religions intermingled with one another. So ये सारे cultures and religions ये intermingled है एक दूसरे के साथ. Although Indian people speak different languages बोलते हैं, practice different religions and observe different social customs, they follow certain common styles of life throughout the country. Therefore, our country shows a deeper underlying unity in spite of greater diversity. अब यहाँ पे क्या है, लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट चीज़ें की प्रैक्टिस होती है रिलीजन्स में, डिफरेंट सोशल कस्टम्स हैं, डिफरेंट कॉमन स्टाइल्स हैं, और थ्रू आउट द कंट्री है, थ्रू आउट द इंडिया है. और ये क्या दिखाता है, डीप अंडरलाइंग हमारी यूनिटी को शो करता है. इनफैक्ट द एंशियंट स्टोव्स फॉर यूनिटी दे लुक्ड अपॉन फॉर हिज वास्ट कॉन्टिनेंट एज वन लैंड. ये वास्ट सब कॉन्टिनेंट को शो करता है. द नेम भारतवर्षा और द लैंड ऑफ भारत was given to the whole country after the name of an ancient tribe called the Bharatas. भारतवर्ष नाम कहाँ से आया, इस पूरी इंडिया को भारत नाम कैसे मिला, पूरे कंट्री को नाम कैसे मिला, जो एक एंशियंट ट्राइब थी वहां से आया ये भारत था. Our ancient poem philosopher writers viewed the country as an integral unit. हमारे जो ancient poets थे, philosophers थे, writers थे, उन्होंने इनका कैसे देखा था, as an integral unit में. This kind of political unity as attained at least twice during the Mauryan and Gupta empires. उस टाइम पे ये जो पॉलिटिकल यूनिटी थी ना, हमने दो टाइप, एटलीस्ट दो बारी तो हमने अटेन की है. कौन कौन से पीरियड में, मौर्यन और गुप्ता एम्पायर के पीरियड में. द यूनिटी ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो रिकोगनाइज्ड बाय फॉरेनर्स. अब हमने ही नहीं, बाहर के लोगों ने भी हमें एज ए रिकोगनाइज किया कि यहाँ पे कितनी यूनिटी है. दे फर्स्ट केम इनटू कांटेक्ट विद द पीपल लिविंग ऑन द सिंधु और द इंडस. इंडस पे आते थे, वहां पे लोगों से इंटरेक्ट करते थे. सो दे नेम्ड द होल कंट्री आफ्टर दिस रिवर. और उन्होंने इस कंट्री को नाम क्या दे दिया, मतलब इस कंट्री को जो नाम दिया था ना, वो इस रिवर इंडस को नाम से दिया था, और सिंधु, जिसको सिंधु रिवर भी कहते हैं. द वर्ड हिंद इज ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत टर्म सिंधु. जो हिंद वर्ड है ना, ये कहाँ से ड्राइव किया गया, संस्कृत टर्म सिंधु से. जैसे अभी किसी शेख ने, दुबई के शेख ने शायद अपने फोर्थ बेटे का नाम की बेटी का नाम हिंद रखा है, अभी बहुत रिसेंटली चल रहा था. एंड इन कोर्स ऑफ द टाइम एंड केम टू बी नोन एज इंडिया इन ग्रीक. और इस टाइम को कंट्री ने क्या कहा, इंडिया इन ग्रीक, एंड इन हिंद इन पर्शियन एंड अरेबियन लैंग्वेजेस. ग्रीक में इंडिया कहने लगे, हिंद कहाँ पे कहने लगे, पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेजेस में. एफर्ट्स फॉर द लिंग्विस्टिक culture unity of the country were made through the ages. जो linguist cultural unit है या countries की, ये काफी टाइम से है. In the 3rd century BC, Prakrit language served as the lingua franca of the country. ये क्या थी, lingua franca of the country थी. Throughout the major portion of India, जो major portion of India था, अशोका inscriptions were written. किसमें अशोका की जो inscriptions थी वो किसके लैंग्वेज में थी, प्राकृत लैंग्वेज में थी. ऑल्सो द एंशियंट एपिक्स, द रामायणा, जो एंशियंट हमारी बुक्स हैं, होली बुक्स जिनको हम आज के टाइम पे बोलते हैं, रामायणा महाभारता, was situated with the same zeal and devotion throughout the country. ये भी हमारी डिवोशन कंट्री के लिए बताती है. ओरिजिनली कंपोज्ड, ये किस में कंपोज्ड हुई थी, संस्कृत में. केम टू बी प्रेजेंटेड इन, आज तो लोकल लैंग्वेजेस में है. ऑल्दो द इंडियन कल्चर वैल्यूज
एंड आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। ये जो इंडियन कल्चर की वैल्यूज हैं, आइडियाज हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में है। द सबस्टांस रिमेन द थ्रू आउट द कंट्री। ये कैसे रहते, थ्रू आउट द कंट्री सेम रहते हैं। हेंस इंडिया हैज मर्ज्ड ए मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी। इंडिया कैसे इमर्ज्ड है, मल्टी कल्चरल, यहाँ पे कल्चर्स हैं, मल्टी रिलीजन्स हैं। However, the underlying unity and integrity and the plural character of Indian society remain the real strength for the development of the country। ये क्या करेक्टर क्या शो करता है, रियल स्ट्रेंथ और डेवलपमेंट करती है कंट्री की। लर्निंग आउटकम्स क्या क्या है, जियोग्राफिकल के बारे में पढ़ा, हिमालयन माउंटेन्स और पास्ट नॉर्थ वेस्ट के बारे में पढ़ा, कैसे इन्वेडर्स आए, ट्रेडर्स, माइग्रेंट्स क्या हुए, रिवर सिस्टम, इंडो गेंजेटिक प्लेन्स, इन सब के हिस्टोरिकल इवेंट्स, इमर्जेंस ऑफ अर्बन सेंटर, द साउदर्न पेनिनसुला, द लॉन्ग कोस्ट contributory to long maritime activities, how India emerged as a multicultural and the same in successfully staying over the countries। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ओके, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा द प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द हड़प्पन कल्चर, नेक्स्ट चैप्टर। अभी हमने कौन सा पढ़ा, इंडियन जियोग्राफिकल फीचर एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी रामनवमी।